ऐसी बन रही है कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए पार कर गया है। 297 सीटें। आप ये देखिए, आपको ज्यादातर यहां पर केसरिया रंग दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये सारे बीजेपी के सांसद हो सकते हैं। रुझानों में जो यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया ब्लॉक का है। फिलहाल 161 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं और आखिर में जो आप देख पा रहे हैं वो अदर्स हैं। वो अदर्स के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और उनकी पिक्चर देखने को मिल रही है। ज्ञानेश जी, इंडिया ब्लॉक अगर 161 सीटों पर आगे चल रहा है तो ये भी एक प्रकार से अच्छे संकेत ही हैं उनके लिए। अच्छे संकेत क्या बोला? 161 सीटों पर अगर इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है तो ये भी एक अच्छे संकेत ही हैं, मतलब जो तस्वीर 2014 और 2019 में उनके लिए रही है उसके मुकाबले। देखिए, कोई भी जो रिजल्ट आएगा ना, वो तो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत आएगा ही। अगर विपक्ष इसमें मजबूत होता है या कुछ अच्छी स्थिति में आता है, जाहिर सी बात है वो लोकतंत्र के लिए हमारे बढ़िया रहेगा। और अभी जो फिगर लगातार चेंज होते जा रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल है ना, जो आज एग्जिट पोल में बदलने वाला है, उसमें विपक्ष की स्थिति मान ही लिया। अभी आधे घंटे पहले आप कह रहे थे कि 10 बजे का इंतजार करिए, लेकिन आधे घंटे में आपने मान लिया कि एग्जैक्ट पोल की उसी ट्रैक पर है। मुझे लगता है कि ये जो फिगर है ना, 11 बजे के आसपास चेंज हो जाएगा। और अभी जो दिखाई पड़ रहा है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज दोनों के दावे जो है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन किया हुआ है। और मुझे लगता है 11 बजे के बाद चीजें बहुत बदलेंगी और रिजल्ट शायद जो अभी दिख रहा है वो शायद नहीं होगा। अच्छा जी। एक चीज और, ये ईवीएम की काउंटिंग लगभग कितनी देर में शुरू हो जाती है? मतलब अमूमन वैसे अब तक तो हो जाती है आधे घंटे के अंदर। शुरू हो चुकी होगी। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि कई राउंड होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी वक्त लगेगा। 11 बजे एग्जैक्ट टाइम है एग्जैक्ट पोल दिखाने का और रुझान लाने का। एक रिएक्शन हम परमवीर जी से लेते हैं। परमवीर जी, रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, क्या ये माने कि तस्वीर यही रहेगी आखिर तक, या जैसा ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि 11 बजे तक आपको बदलाव देखने को मिलेगा, संकेत वो हैं? देखिए, ये मेरा मानना नहीं है, लेकिन अगर तमाम जो मैं पीछे से पॉलिटिकल पोस्टरिंग देख रहा था, वो लोग शक जताते थे कि INDA गठबंधन वाले की पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की हो जाती है, कि ज्यादा करके सरकार के पक्ष में आते हैं। देखिए, आपके सामने है, ये लगभग 60-40 का रेशो आ रहा है कि 60% अगर सरकार के पक्ष में तो 40% विपक्ष में भी आ रहे हैं। तो ये देखिएगा, अभी जब ईवीएम खुलेगा ना, तो ये आपका जो एग्जिट पोल था वो एग्जैक्ट पोल ही बनेगा, क्योंकि ये अभी तो ये पोस्टल बैलेट के ऊपर तो हंगामा होता था, और वो पोस्टल बैलेट में ही अगर जीत दिखाई दे रही है तो दूसरे ईवीएम खुलने के बाद भी यही रहने वाला है। वीरेन जी, एक कमेंट आपका लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर। इस बार कहा जा रहा था कि जो साउथ है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, बीजेपी ने भी यहाँ पर खूब जोर लगाया, उसे उम्मीद तेलंगाना से भी है, उसे उम्मीद जो है वो कह रहे हैं कि केरल में भी इस बार खाता खुल सकता है, कर्नाटक में भी कुछ हो सकता है। तो बीजेपी ने भी अपने लिए ग्राउंड तैयार करने की वहां पर कोशिश की है। तो और दूसरी तरफ कांग्रेस की या फिर INDIA की जो बढ़त है 2019 से अभी तक, आपको लग रहा है कि कांग्रेस का पूरा फोकस और जो उसकी उम्मीदों में आगे था वो भारत का सदर्न पार्ट था, बीजेपी ने भी वहां पर जोर लगाया है, तो वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा? रुझानों में क्या आप इसका असर देख रहे हैं INDIA जो बढ़ा है 2019 के बाद से? वीरेन जी। सॉरी, देखिए, दक्षिण भारत में कर्नाटक तो बीजेपी का गढ़ रहा है, आज से नहीं बरसों से। 1967 में जनसंघ के पहले MLA जीते गए थे कर्नाटक में, और उसके बाद येदियुरप्पा जी के आने के बाद अब देखेंगे नॉर्थ कर्नाटका, कोस्टल बेल्ट पर्टिकुलरली बीजेपी मय हो गया। ओल्ड मैसूरू, जिसको हम साउथ कर्नाटका भी कहते हैं, वहां पे थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन इनके जेडीएस के साथ आने के बाद से वहां भी इस तरह का हो गया है कि अब की बार जो छोटा मोटा बचा था, वैसे अकेले उन्होंने 25 सीटें जीती थी पिछली बार। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, वहां पर मुझे लगता है कि 2 सीट बीजेपी जीत सकती है। तेलंगाना में भी कहा जा रहा है कि वहां बीजेपी अच्छा कर सकती है जी। और इस तीसरी बात है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में TDP के साथ JSP के साथ समझौता ने एनडीए को इतना माफी के साथ रोक रहा हूं। रुझानों में एनडीए ने 300 का नंबर पार कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग। रुझानों में एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। बहुत बड़ी खबर। आप देखिए, अभी तक तकरीबन 491 सीटों के रुझान सामने आए और उसमें से 300 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रुझानों में एनडीए 300 के पार हो गई है। रुझानों में एनडीए बहुमत से आगे निकल गई है। अभी तक कंफर्टेबल बहुमत में वो पहुंच चुकी थी, तो हमने दिखाया था कि जो लोअर हाउस है वो कैसा दिखने लगा है, और अब एनडीए 300 सीटों पर आगे चल रही है। INDIA 171 सीटों पर, वो भी 2019 से आप देखिए बेहतर स्थिति में है इस वक्त। ज्ञानेश जी, 2019 में ऐसा लग रहा था कि
एनडीए और मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन एक हुए थे, तब भी गठबंधन बना था, लेकिन ऐसा लगा कि शायद सरेंडर करके चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब स्थिति अलग है, अब स्थिति अलग है। यहां पर विपक्षी गठबंधन ने भी अच्छा खासा मार्जिन अचीव किया, अगर आप 2019 से कंपेयर करें तो। देखिए, इस चुनाव में जो सामने चीजें दिखाई पड़ी है सामने में, मोदी का कद तो इतना बड़ा हो चुका है, बीजेपी का कद इतना स्ट्रांग हो चुका है संगठन में, चाहे आप नेता के रूप में देखिए, और ऐसे में इस बार विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई पड़ा हम सबको जी। लेकिन रिजल्ट क्या आता है, यही तो लोकतंत्र है। मैं बार बार कर रहा हूं कि देखिए, आज का दिन जो है नई सरकार का गठन होने का दिन है। नई सरकार किसकी बनेगी? मोदी 3.0 बनेगी या कुछ क्या आने वाला आप समझ सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें मुझे दिखाई पड़ रही है कि इस बार बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है 2019 वाली, जितनी कि इस बार बताया जा रहा है। देखिए, बीजेपी सरकार बना सकती है, बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। ज्ञानेश जी, जो एनडीए के नंबर्स है ना, इसमें 256 पर बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। पिछली बार नंबर्स 300 से आगे थे, और अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि 11 बजे तक तस्वीर धीरे धीरे और बदलेगी। परमवीर जी, एक रिएक्शन में आपका इस पर लूंगा। अभी जैसे साउथ की बात हो रही थी, शुरुआत से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि इस बार साउथ से बीजेपी और एनडीए पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, और इधर नॉर्थ में भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और इसी के ग्राउंड पर इंडिया ब्लॉक का कहना था कि इस बार आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जिट पोल ने जो संकेत दिए कि नहीं, साउथ में भी कमल खिल रहा है, और अभी जो रुझानों में जो देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि नैरेटिव फेक था जो शुरुआत में सेट करने की कोशिश की गई। परमवीर जी। तो परमजीत जी, ठीक है, वीरेंद्र जी, आप इसी पर आपका रिएक्शन। साउथ में यदि कुल राज्यों को जोड़ के हम नंबर निकालें तो 132 बनता है जी। पिछली बार बीजेपी को 29 मिला था, यानी 25 मिले थे कर्नाटक में, और तेलंगाना में मिला था 4। हमें लग रहा है कि इस बार बीजेपी का जहां से भी गेन हो रहा है, उसमें साउथ से भारी गेन हो रहा है, यानी एनडीए 60 क्रॉस करेगी 132 में। आप पूछेंगे कहां? पहला कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, और चौथा बनाई है। तो क्या लग रहा है, उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है? रिजल्ट आपसे कोई अपडेट आ रहा है? वीरेंद्र जी, एक सेकंड के लिए रोक लीजिए। और उत्तराखंड की 5 सीटों पे बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अल्मोड़ा में अजय टमटा आगे हैं, गढ़वाल में अनिल बलूनी आगे हैं, नैनीताल सीट से अजय भट्ट आगे चल रहे हैं, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह आगे चल रही हैं, और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे चल रहे हैं। 5 सीटों पे बीजेपी उत्तराखंड में 5 सीटों पर लीड कर रही है। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो सीटों को लेकर के जो तस्वीर साफ है, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पूरी तस्वीर साफ हो गई है क्या रुझानों में अब तक? नहीं, अभी 3 सीटों की तस्वीर आना बाकी रह गई है, लेकिन 77 सीट्स की तस्वीर साफ हो चुकी है। शुरुआती रुझान आ चुके हैं, और शुरुआती रुझान में एनडीए ने काफ़ी बढ़त बनाई हुई है। 53 सीट्स पे एनडीए लीड कर रहा है। तो ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए। और एक बार हम फिर आपको दिखा दें कि किस तरीके से तमाम जो जानकारियां आ रही है। ये देखिए आप कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से अक्षय यादव यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। फिरोजाबाद हाई प्रोफाइल सीट थी, कड़ा मुकाबला यहां पर था, और फिरोजाबाद में अक्षय यादव यहां पर बढ़त। अमेठी से बड़ी खबर, स्मृति ईरानी बढ़त बनाए हुए हैं। ये आप देखिए, अमेठी में स्मृति ईरानी, यानी कि काफी कड़ा मुकाबला जिन जिन सीटों पर था, स्मृति ईरानी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव बढ़त बनाए हुए हैं। तो दिलचस्प मुकाबला यहां पर लगातार चल रहा है कि किन किन सीटों पर, और अमेठी से स्मृति ईरानी, अक्षय यादव फिरोजाबाद से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की जो लीड की खबर आई है वो ये आई है कि अक्षय यादव फिरोजाबाद से आगे हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक सपा के ज्यादातर जो मेल हैं वो लोग आगे ही चल रहे हैं, और अमेठी से स्मृति ईरानी ने लगातार शुरुआत ठीक है अनुपम, बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे बड़े चेहरे कमोबेश इस वक्त आगे चल रहे हैं। अक्षय फिरोजाबाद से आगे चल रहे हैं। 2019 में उनकी हार हुई थी आस्था वहां पर, क्योंकि तब शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरकर उनको हरा दिया था, ये शिवपाल यादव का कहना था। इस बार चूंकि उनका साथ मिला है, तो अक्षय यहां पर बढ़त बनाई हुई है। हमें लगता है थोड़ी चर्चा हमें उत्तराखंड पर भी करनी चाहिए। ज्ञानेश जी, 2014 से हम देख रहे हैं कि देवभूमि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई है, और इस बार भी तस्वीर कुछ बदल नहीं रही है। जो 2014 में हुआ, 19 में हुआ, वही रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। 5 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। ज्ञानेश जी, देखिए, वहाँ एनआरसी का जो मुद्दा था, जो धामी ने जिस तरह से उसको उछाला था, उसके बाद जो वहाँ पर कुछ दंगे हुए थे, कुछ जो क्लैशेज हुए थे, उसका भी ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण वहाँ हुआ है। दूसरी बात, मैं जो बात कर रहा था उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में चूंकि ये सेकेंड रिपीट सरकार हुई है वहाँ राज्य सरकार की, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। और धामी एक यंग मुख्यमंत्री हैं,
और वहाँ तमाम देव स्थल भी है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में सीटें 5 कम है, 5 ही है वहाँ पर। और अभी देखिए केदारनाथ की यात्रा शुरू, 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है। वोटों के पहले, अगर मतदान के पहले 4 धाम की यात्रा, धार्मिक चीज़ें, ये सब बहुत मायने रखता है चुनाव के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल जी वीरेंद्र जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उत्तराखंड ऐसा राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए, 2019 में 14 ऐसे राज्य थे जहां पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट मिला था, और सबसे ज्यादा वोट मिला था गुजरात में, जहां पर 26 के 26 वोट मिले थे 62%। दूसरा राज्य उत्तराखंड है जहां पे बीजेपी को 61% वोट मिला था। सवाल है कि 61% को कितना नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। एग्जिट पोल में भी यही अनुमान लगाया गया था कि 5 की 5 सीटें इस बार बीजेपी के पास जा सकती हैं, और भाजपा के सभी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रुझानों में अभी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं, इस बार लोकसभा कंटेस्ट कर रहे हैं। अल्मोड़ा से अजय टम्टा आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भाजपा आगे है, और एग्जिट पोल के अनुमानों के हिसाब से रुझान फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट आगे हैं, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी आगे चल रही हैं, पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं वहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। ज्ञानेश जी, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर क्या कांग्रेस मजबूती से कोई मुद्दा खड़ा कर पाई थी भाजपा के खिलाफ? उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये जो यूसीसी का आना था, क्या ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ? हाँ, मुझे लगता है अगर 5 सीट अगर आ रही है बीजेपी को, तो आप मान सकते हैं यूसीसी वाला जो मुद्दा है ना, वो काम कर गया है। दूसरी बात, उत्तराखंड में कांग्रेस कमजोर नहीं है, ये भी ध्यान रखने की बात है, लेकिन बीजेपी का जो उभार हो रहा है ना, उसके कई फैक्टर्स सामने आ रहे हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि मोदी जी का एक बड़ा व्यक्तित्व है, और खास करके, लेकिन आपने जो हमारे साथी ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी का गढ़ रहा है, याद रखने की बात यह भी है कि यहाँ मुख्यमंत्री चुनाव हार गया था पुष्कर सिंह धामी, ये भी ध्यान रखने में। लोकतंत्र में क्या होता है ना, जीतता है उसी को हम लोग मान लेते हैं कि सही बात है। दूसरी बात, मैं कह रहा था कि 11 बजे तक जो आंकड़े आएंगे, अभी तक ये हम लोग के पास सामने नहीं आ पा रहा है कि कितने वोट से कौन कितना आगे है। ये जब रुझान शुरू हो जाएगा। अभी आपने मुख्यमंत्री के हारने की बात कही, तो ज्ञानेश जी आपको याद होगा कि हरीश रावत भी चुनाव वहां पर हार गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार जो अभी जिसका जिक्र आस्था कर रही थी कि क्या कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ वहां पर नहीं दिखी, तो इस पर मैं वीरेंद्र जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। गणेश गोदियाल ने तो कह दिया था कि हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते, हमारे पास संसाधन नहीं है। हरीश रावत को टिकट दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे को लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा। जी जी, देखिए, नरेंद्र मोदी का जो मैं बता रहा था आपको, जब से उनका अराइवल होता है इंडियन पॉलिटिक्स में, आप देखेंगे कि हैदराबाद में मेट्रोपॉलिटन का चुनाव होता है, उसमें भी बीजेपी उसी जज्बे के साथ चुनाव लड़ती है। यानी जो भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, पूरे कार्यकर्ता को गैल्वेनाइज करके रख देता है। आपको आश्चर्य होगा, रायबरेली की कहानी सुनाते हैं, आखिरी मिनट में राहुल गांधी तय करते हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। वो फोटो आया था सारे चैनलों पे कि नॉमिनेशन से एक दिन पहले रंगाई पुताई हो रही है कांग्रेस के कार्यालय का। जी ठीक है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग पर भी गठबंधन का जो था, बहुत सारे स्टेट्स में बहुत देर में सहमति बनी, बहुत सारे पहलू है जिस पर चर्चा करनी है। लेकिन इस बीच एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। धमाकेदार स्वागत कीजिए हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी का। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ पैनल में शामिल हो रहे हैं और उनसे चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे घंटे बीतेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के स्टूडियो में, और हमने आपका वेलकम भी किया क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसकी खूबसूरती यही है कि सेलिब्रेशन इसी तरीके से हो। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है, क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका? नहीं, देखिए अमित जी, निश्चित तौर पे जो सर्वे हुए थे उस पे लोगों ने सवाल खड़े किए। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो सरकार का एक विश्वास होता है, जो अभी ये प्रारंभिक रुझान है, अभी 4-5 राउंड हुए होंगे, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी जी प्रभात जी, आपके ऑडियो में एक बार फिर से चेक कराती हूँ, लेकिन तब तक एक अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। बहराइच से एसपी के रमेश गौतम आगे चल रहे हैं, कुछ सीटों के और रुझान सामने आ रहे हैं। फिरोजाबाद से एसपी के अक्षय यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। कुछ और सीटों पर गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, और आंवला से एसपी के नीरज मौर्य आगे चल रहे हैं। यानी गठबंधन के भी जो प्रत्याशी हैं, बांसगांव से बीजेपी आगे चल रही है, बहराइच से एसपी के रमेश गौतम आगे चल रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है आईएनडीआईए और एनडीए के बीच का, ये ऐसा नहीं है कि मार्जिन बहुत ज्यादा हो। आईएनडीआईए के भी प्रत्याशी अभी तक फाइट में बने हुए हैं, रुझानों के हिसाब से अभी कई सीटों पर वो आगे हैं।
मिश्रिक से बीजेपी के अशोक कुमार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बहराइच से एसपी के रमेश चंद्र आगे चल रहे हैं। तो ये तो अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रहा है। और देश भर की अगर बात करें तो 302 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, लगातार 300 के पार है। 175 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन और 22 सीटों पर अदर्स बढ़त बनाए हुए हैं। अंबेडकर नगर में फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे पीछे चल रहे हैं, जो कि पिछली बार बीएसपी के सिंबल पर जीते थे, लेकिन इस बार चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए।